जय भीम साथियों। आज मैं आपको उस महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अंधेरे में डूबी एक कौम को रोशनी दी। लेकिन यह रोशनी आसानी से नहीं आई। इसके पीछे था अनगिनत संघर्ष, अनगिनत अपमान और इंसानियत को जगाने वाली आग। सवाल है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? यह जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी की शुरुआत से चलना होगा। साल 1891 को 14 अप्रैल को महू छावनी मध्य प्रदेश एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासित और ईमानदार थे, लेकिन जैसे ही सेना की वर्दी उतरती है, समाज उन्हें अछूत कहकर अलग कर देता। यही था वह भारत जहां इंसान की पहचान उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। छोटे भीमराव की मां का निधन जल्दी हो गया। मां का साया सिर से उठना अपने आप में बड़ा दुख था, लेकिन उस दर्द से भी बड़ा था समाज का व्यवहार। जब भीमराव स्कूल गए, वहां की स्थिति दिल दहला देने वाली थी। बाकी बच्चे बेंच पर बैठते, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता। अगर उन्हें प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का बच्चा आए और ऊपर से पानी डाले तभी प्यास बुझ सकती थी। कई बार पूरा दिन बिना पानी ही गुजर जाता। यह केवल पानी की प्यास नहीं थी, यह इंसानियत की प्यास थी। सोचिए, एक बच्चा अपने साथियों को हंसते खेलते खाते पीते देखता हो और खुद अपमान सहता। लेकिन इसी अपमान ने उसके भीतर आग भर दी। उसने तय कर लिया कि शिक्षा ही उसकी ढाल होगी, शिक्षा ही उसका हथियार होगी। रामजी सकपाल ने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। यहां भी भेदभाव जारी रहा। क्लास में जगह नहीं, अलग गिलास, अलग व्यवहार। लेकिन भीमराव पढ़ाई में इतने तेज थे कि शिक्षकों को भी मानना पड़ा। मैट्रिक पास करने वाले वे अपने समाज के पहले विद्यार्थी बने। यह घटना किसी साधारण परीक्षा की सफलता नहीं थी, यह सदियों के अंधेरे में पहली रोशनी थी। पढ़ाई के दौरान भी मुश्किलें कम नहीं हुई। कभी फीस भरने के पैसे नहीं, कभी किताबें खरीदने की ताकत नहीं, लेकिन हर बार उन्होंने रास्ता ढूंढा। कई बार भूखे रहकर भी पढ़ाई की, और जब वे कॉलेज पहुंचे तो यह समाज के लिए चौंकाने वाली घटना थी। एक अछूत का कॉलेज जाना ऊंची जातियों को नागवार गुजरा। लेकिन भीमराव ने रुकना नहीं सीखा। अब किस्मत ने उन्हें एक ऐसा अवसर दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक ने विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। यह अवसर भीमराव को मिला और वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। अमेरिका पहुंचकर भीमराव ने पहली बार एक अलग दुनिया देखी। यहां कोई उन्हें अछूत नहीं कहता था, कोई उनके साथ बैठने से मना नहीं करता था, कोई अलग गिलास नहीं देता था। वहां इंसान को इंसान माना जाता था। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने समझा कि समस्या इंसान की नहीं, सोच की है। अगर समाज चाहे तो बराबरी संभव है। कोलंबिया में उन्होंने पीएचडी की। उनका शोध भारत की अर्थव्यवस्था और जातिवाद की जड़ों पर था। वे दुनिया के विद्वानों के बीच सम्मानित हुए। इसके बाद वे लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और गहराई से पढ़ाई की और बार 8 लॉ की उपाधि ली। अब वे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बन चुके थे। दुनिया उन्हें विद्वान मानती थी, लेकिन जैसे ही वे भारत लौटे, वही पुराना अपमान उनका इंतजार कर रहा था। नौकरी मिली, लेकिन दफ्तर में उनके लिए अलग कुर्सी रखी गई। सहकर्मी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा विद्वान जो पूरी दुनिया में सम्मान पा चुका था, अपने ही देश में इंसान तक नहीं माना गया। यही उनका असली विरोधी था, यह समाज, यह जातिवादी व्यवस्था। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर अब चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि अब लड़ाई केवल अपनी नहीं होगी, पूरे समाज की होगी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, भाषण दी। उन्होंने समाज को जगाया। 1927 का साल आया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का महाड कस्बा। वहां एक तालाब था, चवदार तालाब। सरकारी रिकॉर्ड में वह सार्वजनिक तालाब था, लेकिन दलितों को वहां पानी पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, पानी सबका है, हम भी इंसान हैं, हमें भी अधिकार है। उन्होंने हजारों लोगों को संगठित किया। महाड सत्याग्रह शुरू हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर और हजारों अनुयायी तालाब पर पहुंचे। उन्होंने पानी पिया।
यह केवल पानी पीना नहीं था, यह बराबरी की घोषणा थी, यह विद्रोह था। लेकिन विरोधियों ने क्या किया? तालाब को गंगा जल से धो डाला, कहा कि अछूतों ने पानी छू लिया, अब यह अपवित्र हो गया। सोचिए, इंसान को इंसान ना मानने की यह कैसी सोच थी? यही सोच डॉक्टर आंबेडकर का सबसे बड़ा विरोधी थी। महाड सत्याग्रह ने पूरे देश को हिला दिया। पहली बार दलितों ने खुलेआम कहा, हम बराबर हैं, हमें भी अधिकार है। इस आंदोलन ने बहुजन समाज में आत्मविश्वास भर दिया। लेकिन साथ ही यह साफ हो गया कि डॉक्टर आंबेडकर का असली दुश्मन कौन है। उनका दुश्मन कोई एक इंसान नहीं, कोई एक नेता नहीं। उनका असली विरोधी वह जातिवादी सोच थी जिसने इंसान को नीचा और ऊंचा बना दिया था। महाड सत्याग्रह के बाद डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। अब बहुजन समाज उन्हें अपना नेता मानने लगा था। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। विरोध और गहरा हो गया। ऊंची जातियों को लगने लगा कि यह व्यक्ति केवल पानी की लड़ाई तक नहीं रुकेगा, यह पूरी व्यवस्था हिला देगा। और सच यही था। साल 1930 आया। अंग्रेज सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इसका उद्देश्य था भारत के भविष्य पर चर्चा करना और अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। डॉक्टर आंबेडकर वहां दलितों की ओर से पहुंचे। उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने कहा, हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि हिंदू समाज ने हमें इंसान नहीं माना। हमें बराबरी चाहिए और इसके लिए राजनीतिक अधिकार चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचिका होनी चाहिए, यानी कि दलित अपने नेता खुद चुने। यह मांग सीधी थी, साफ थी और न्यायपूर्ण थी, क्योंकि अगर दलितों को दूसरों की दया पर छोड़ दिया जाता तो उनकी आवाज कभी संसद तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस मांग ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अलग निर्वाचिका से हिंदू समाज बंट जाएगा। डॉक्टर आंबेडकर ने जवाब दिया, आपके लिए हिंदू समाज एक धर्म है, लेकिन हमारे लिए यह एक जेल है। जब अंग्रेजों ने अलग निर्वाचिका की मांग मान ली, तब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल में बैठकर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पूरा देश दबाव बनाने लगा कि डॉक्टर आंबेडकर अपनी मांग छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर जानते थे कि यह दलितों के भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई है। वे झुकना नहीं चाहते थे। आखिरकार कई दिनों तक चली बातचीत के बाद पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते में तय किया गया कि दलितों को अलग निर्वाचिका नहीं मिलेगी, लेकिन सामान्य निर्वाचिका में उन्हें आरक्षित सीटें मिलेंगी। डॉक्टर आंबेडकर ने यह समझौता दबाव में किया। उन्होंने कहा, यह समझौता मेरी आत्मा को तोड़ गया है, यह विश्वासघात है। सोचिए यह कैसा दर्दनाक पल रहा होगा। एक तरफ उनकी पूरी कौम का भविष्य था, दूसरी तरफ पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा था। यही दिखाता है कि उनका असली विरोधी कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा जातिवादी सिस्टम था। पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने समझ लिया कि राजनीतिक अधिकार के बिना मुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई। इस पार्टी ने मजदूरों और किसानों के मुद्दे उठाए। फिर बाद में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई। यह दलितों की पहली बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन राजनीति में भी उन्हें हर कदम पर विरोध झेलना पड़ा। ऊंची जातियों की पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हो गई। वे कहती कि यह व्यक्ति हिंदू धर्म तोड़ रहा है। वे कहती कि यह अंग्रेजों का एजेंट है। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर जानते थे कि यह सब प्रोपेगेंडा है। असली बात यह है कि वे पहली बार दलितों को अपनी ताकत समझा रहे थे। फिर आया स्वतंत्र भारत का समय। जब संविधान सभा बनी तो डॉक्टर आंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह बहुजन समाज के लिए गर्व का पल था, लेकिन यहां भी विरोध खत्म नहीं हुआ। कई नेता खुलेआम कहते थे कि एक अछूत संविधान कैसे लिख सकता है। डॉक्टर आंबेडकर ने तमाम विरोधों के बावजूद काम किया। उन्होंने संविधान में सबको बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि यह केवल आरक्षण नहीं है, यह बराबरी का साधन है। लेकिन संविधान सभा में भी उन्हें बार बार टोका गया। जब उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की तो कई नेताओं ने विरोध किया। जब उन्होंने आरक्षण की बात की तो कहा गया कि इससे समाज टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने डटकर कहा,
समानता के बिना लोकतंत्र केवल एक धोखा है। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने अनगिनत अपमान सहा, लेकिन उनकी कलम रुकती नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल कागज पर नहीं होना चाहिए बल्कि जमीन पर होना चाहिए। संविधान बन गया, लेकिन डॉक्टर आंबेडकर जानते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसे चलाने वाला समाज और सरकार, यानी कि असली दुश्मन अब भी वही था, समाज की सोच, जातिवादी मानसिकता। संविधान बनने के बाद भी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो बराबरी अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा था, हमने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन अगर समाज बराबरी स्वीकार नहीं करेगा तो यह लोकतंत्र खोखला होगा। इसी सोच ने उन्हें धर्म की ओर देखने पर मजबूर किया। उन्होंने बार बार कहा कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां जाति इंसान के जन्म से तय होती है, बदलती नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और वो ऐतिहासिक दिन आया 14 अक्टूबर 1956 का। नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोग जमा हुए। आसमान नीले झंडों से भर गया। हर तरफ जय भीम और बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर गूंजने लगे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर मंच पर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता भी थी और सुकून भी। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 25 प्रतिज्ञाएं दिलाई। उन्होंने कहा, हम अब उस धर्म को छोड़ रहे हैं जिसने हमें इंसान नहीं माना। हम उस धर्म को अपना रहे हैं जो इंसान को इंसान मानता है। लाखों लोगों ने उनके साथ दोहराया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी, यह विद्रोह था। यह विद्रोह सीधा ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। यह घोषणा थी कि अब हम उस सोच को नहीं मानेंगे जिसने हमें गुलाम बनाया। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी को खुली चुनौती दी। लेकिन साथियों, आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या वह विरोध खत्म हो गया? सच तो यह है कि वह विरोध आज भी जिंदा है। पहले यह कुओं और मंदिरों में दिखता था, अब यह नौकरियों और विश्वविद्यालयों में दिखता है। पहले यह खुलेआम था, अब यह व्यवस्था में छिपा हुआ है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का सबसे बड़ा विरोधी कोई इंसान नहीं था, उनका विरोधी थी वह सोच जो इंसानियत को बांटती है। वही सोच आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने खड़ी है। आज अगर कोई छात्र आत्महत्या करता है क्योंकि उसकी जाति को लेकर उसे ताने दिए जाते हैं, अगर किसी गांव में दलित को मंदिर में घुसने से रोका जाता है, अगर किसी बहुजन को नौकरी में जाति देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि वही पुराना विरोधी अब भी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन फर्क यह है कि अब हमारे पास हथियार है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास संगठन है, हमारे पास संविधान है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, अब हमें वह रास्ता चलना है। तो साथियों, ये थी कहानी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और उनके सबसे बड़े विरोधी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दुश्मन कभी कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वह सोच होती है जो इंसानियत को बांटती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से आज डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? क्या वो राजनीति है? क्या वह जातिवादी सोच है? क्या वह आर्थिक शोषण है? या यह सब मिलकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और हां, आप अभी कहां से यह वीडियो देख रहे हैं? किस शहर से, किस गांव से, किस राज्य से, यह भी बताइए। आपकी आवाज हमारी ताकत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।